स्टार्ट करते हैं, है ना। हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पावर से। हाँ भाई लिखो, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। सही है बात, ये बात है। तो जो पावर होती है, देखो जैसे मान लीजिए ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और इसमें आपने एक बैटरी लगा दी ईएमएफ V वोल्ट की, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये जो वायर होता है बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर की ओर मूव करने लगेंगे, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, है ना। ईएमएफ को V लिख लो या E लिख लो, बात तो एक ही है। तो जब इसके बीच ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण जब गति करते हैं तो यहां पर खाली स्थान तो होता नहीं है, वैकेंट प्लेस तो होता नहीं है, एटम्स होते हैं। जब ये जैसे इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो ये मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उससे टकरा जाते हैं। तो जब टकरा जाते हैं तो उस टक्कर में एनर्जी का लॉस होता है। तो वो एनर्जी का लॉस जो है वो हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी कंडक्टर को यानी अपने चार्जर को, मोबाइल के चार्जर को, या मोटर चलती है घरों में, जो मोटर चलती है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जब उसमें से करंट कॉन्टिन्यूअस फ्लो होती रहती है तो क्या होता है, तो वो थोड़ी देर बाद तार यानी वायर गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है। क्यों हीटअप हो जाता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उस वायर से चलते हैं, जब करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो टकराएंगे एटम से और एनर्जी का लॉस होता है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। आई बात समझ में? तो देखो, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। मैं इस चीज को लिखा देता हूं, व्हेन करंट फ्लोज, व्हेन करंट फ्लोज then electrons collide with atoms of material and energy is released in the form of heat. This heat energy released per second is called power. What is power? क्या है भाई पावर? What is power? Energy released per unit time. Power is equal to heat energy per unit time. Is called power. It's called power.
हाँ भाई, कॉपी कर लेना तो बता देना बेटा। यस सर। चलो, हाँ भाई, पावर जो है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। पावर इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर तो होती है, यूनिट क्या होगी भाई इसकी? यूनिट जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, और इसे वॉट भी कहते हैं। जूल पर सेकेंड और वॉट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? क्लियर है क्या बात? देखो बोर्ड पे देखो, इसे यहां पे ऐसे बना देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी? इसमें से हीट निकलेगी। हीट, ऐसे हीट। हीट पर यूनिट टाइम को ही हम पावर कहते हैं। हीट पर यूनिट टाइम को ही पावर कहते हैं। पावर थ्रू, पावर डिसिपेटेड, पावर डिसिपेटेड बाय ए रेजिस्टेंस, बाय ए रेजिस्टेंस। बोर्ड पे देखो, यदि ये रेजिस्टेंस है, जैसे ये है, और इसमें करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है, तो जो पावर होगी वो होगी आई स्क्वायर आर, जूल पर सेकेंड और वॉट। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर का मतलब dH अपॉन dt भी हम इसे लिख सकते हैं। dH अपॉन dt, एलिमेंटल हीट डिवाइडेड बाय एलिमेंटल टाइम। dH अपॉन dt, हीट। सही है ना? दूसरा, अदर फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का अदर फॉर्मूला क्या होगा? जैसे P बराबर आई स्क्वायर आर तो है ही, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट आई है, रेजिस्टेंस आर है। अगर जो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो V इक्वल टू आई आर, है ना? तो हम I को क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर। तो I को हम लिख लेंगे V अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। तो देखो क्या जाएगा, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। एक फॉर्मूला है यार, सही है बात नहीं? अच्छा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, ये तो लिख सकते हैं इसे हम आई आर इंटू आई आर करके भी लिख सकते हैं। P बराबर आई स्क्वायर आर को आई इंटू आई आर करके भी लिख सकते हैं बेटा। सही है? तो P इक्वल टू आई आर, है ना? तो ये हो जाएगा I, व्हाट इज आई आर? V, तो P बराबर वी आई। तो तीन फॉर्मूले हो गए पावर के। पावर के फॉर्मूले हो जाएंगे P बराबर वी आई, एक तो ये हो गया, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, एक ये हो गया, और P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीन फॉर्मूले हैं, अलग अलग केसेस में काम आएंगे। कॉपी करो।
Understood. वेरी गुड। ध्यान से देखो, अभी जो पावर की यूनिट है वो तो वॉट होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। या जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, है ना। ये तो है ही सही। पावर देखो, पावर जो होती है 9th-10th में पढ़ी है हमने, ये ऐसी बात नहीं है। पावर होती है हीट पर यूनिट टाइम। तो यदि आपको मान लेते हैं, देखो पहले हाँ ये बात मैं बता दूं कि फॉर्मूले कैसे कैसे यूज करोगे। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज दे दें और उसमें करंट दे दें, तब यूज कर दोगे पावर V = I निकालने के लिए। जब आपको रेजिस्टेंस दे दें और इसके अक्रॉस वोल्टेज दे दें और करंट ना दें, तो ये फॉर्मूला लगा देना V²/R का। सही है भाई। जब आपको ये रेजिस्टेंस दे दे और करंट दे दे, तो फॉर्मूला I²R लगा देना पावर निकालने के लिए। ये बात है। तो अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग परिस्थिति में आप लगा सकते हो। समझ में आई बात? ये है क्वेश्चन। कर लो कॉपी तेजी से। अब बात आती है रेजिस्टेंस हीट की, कि भाई हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। जैसे कि है ना, हीट प्रोड्यूस्ड कैसे हीट प्रोड्यूस होगी भाई, इससे निकाल लेंगे। ये रेजिस्टेंस है मान लिया, है ना, और इसके अक्रॉस V है और करंट I है। ऐसे इसमें से करंट I जा रही है, V पता है I, तो इन टाइम T हीट प्रोड्यूस्ड H कितनी आ जाएगी बेटा? अरे यही तो है H, T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VIT। और जब V और R पता हो, ये है ना सब, यह H/T लिख लो इसे, H/T, तो हीट प्रोड्यूस भी निकल जाएगी। कैसे? V²R/T I²R/T, ये हो गया, ये हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। आ गई क्या बात समझ में? इस तरीके से T से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है क्या बात? ये बात है। ये तब यूज करेंगे, है ना, जब करंट और वोल्टेज कांस्टेंट होंगे। अदरवाइज तो ऐसे लिखेंगे, इफ V और I आर वेरिएबल, जब यदि वेरिएबल है तो थोड़ा आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा पता है आपको? इसे लिख लेना dH/dt = VI I²R और V²/R। तो dH VI dt इंटीग्रेट कर देंगे तो हीट आएगी ऐसे निकल के VI dt, है ना, इंटीग्रेशन से आ जाएगी। ऐसे ये इंटीग्रेशन ऑफ I²R dt, ऐसे इससे कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ V²/R dt। अगर जब ये कांस्टेंट होगा, जैसे VI कांस्टेंट है तो VI तो बाहर आ जाएगा, T मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा। और अगर जो I²R कांस्टेंट है तो T से मल्टीप्लाई होके I²RT बन जाएगा और ऐसे ये बन जाएगा। लेकिन अगर जो वेरिएबल है तो भैया ये लगाना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन, समझे? तो ये जेईई एडवांस में तो आता है, ये नीट वीट में नहीं आएगा, है ना। मतलब
आप लिख लो, फिर भी इसमें कोई ऐसी तो है नहीं कुछ खास, नहीं जेई एडवांस में ही आता है इस टाइप के सवाल टफ, नहीं तो 95% क्वेश्चन तो इसी पे बन जाते हैं। इक्वली इंपोर्टेंट है ये जेई मेंस और नीट के लिए, और जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मतलब वो तो टिप्स पे होने चाहिए अपने को, वो पूछ लेते हैं। हाँ भाई कॉपी कर लो तो बता देना, सवाल भी करा दूंगा मैं, ऐसा नहीं है इस पे, है ना। सर हाँ सर, अगर वी और आई कांस्टेंट नहीं होगा तो पावर किससे निकालेंगे? मैं बताऊं, इंटीग्रेशन से कर देंगे इस तरीके से, है ना। मैं बता दूंगा, मैं सवाल दे दूंगा, मैंने भी फॉर्मूले लिखा दिए। जब ये वी आई कांस्टेंट है तो ऐसे, और नहीं है तो इंटीग्रेशन से जाएंगे हम। कैसे जाएंगे मैं एग्जांपल बता दूंगा आपको, है ना। चलो मैं बता ही देता हूं, ऐसे ही लो देखो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए रेजिस्टेंस है R इक्वल टू 2 ओम और इस R इक्वल टू 20 ओम और करंट जा रही है 3 एम्पियर। आई बात समझे। फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकेंड। तो करंट कांस्टेंट, R कांस्टेंट, हाँ भाई हीट प्रोड्यूस कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो थर्ड I स्क्वायर R इंटू टी लगा देंगे, सिंपल है। यह है 3 का स्क्वायर 20 इंटू 10, यह है 10 सेकेंड। कितनी आ गई भाई हीट प्रोड्यूस? 3 तिया 9 दूनी 1800 जूल इज द हीट प्रोड्यूस। आ गई, करो कॉपी। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर जो करंट इस तरीके से दे रखी है ये, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है ना। अब निकालो फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 10 सेकेंड। बताओ, ये कह रहा हूं मैं आपसे, समझ में आ रही है ना बात। तो इसमें कोई खास नहीं है ऐसा कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो जब करंट वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन से ही जाना पड़ेगा ना। करंट वेरिएबल है तो वोल्टेज भी वेरिएबल है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन? हाँ बस इंटीग्रेशन कर दें। चलो समझ नहीं आ रही है क्या लिखा है आपने ब्रैकेट में? 10 प्लस 40। हाँ भाई मेनली करो बेटा। खुशी, मेधवी, ऋषि, सॉरी कृति, खुशी, या देखो बच्चा सनत अरोड़ा, लेट आए हो आप, जल्दी आ जाया करो बेटा। शिवम शर्मा, निमित, अनन्या, अब है याद हो गया तुम्हारे धीरे धीरे नाम। शिवालिक, शिवम, षष्टिपुरी, रिया शर्मा, अभय, अनन्या, अनिकेत, अनिमेश, भानुजा। बेटा अब समझ में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, एक तो इसमें I मालूम है, R मालूम है, तो P बराबर I स्क्वायर R V स्क्वायर अपॉन R और VI बराबर H अपॉन टी। इसे DH अपॉन DT लिखो हमेशा आप। तो I और R पता है, तो DH अपॉन DT इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू DT, ये कर देंगे। और दोनों ओर का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन।
कहां से कहां तक? 0 से 10। तो इधर तो h आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी है? i की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 + 40 का होल स्क्वायर, r की वैल्यू 2 × dt। हाँ भाई 2 बाहर आके 0 + 10, इसमें क्या कर दूं मैं? अरे साफ, हाँ अब आ गया साफ। इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं भाई, लगा देंगे। 100 + 16t² + 20 चौक 80t और dt। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन तो आता है आपको, अब नहीं आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, पूछो सब लोगों से। कैसे? 100 का कितना हो जाएगा? 100t, 16 का t³/3, 80t का t²/3 फ्रॉम 0 to 10। ये आ गया जी। क्या रखेंगे? पहले 10 रखेंगे, माइनस लगा के 0 रखेंगे, हीट आ जाएगी। तो हीट कितनी आ जाएगी? देखो 2 × 10 रखेंगे 1000, 16/3 10⁻³ प्लस 80/2 10⁻², माइनस सब जगह 0। कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। 16/3 + 4 किया जाएगा 2000। 1000 कॉमन ले लिया सब जगह से बेटा मैंने, तो 4 × 12, 4 × 12/3 किया जाएगा 2000। 19 और 12 31/2 यानी कि 62/2 × 10⁻³ जूल, यानी 31 आ गया, 31 किलो जूल। देखो ये है मतलब। तो वेरिएबल करंट है तो हीट एनर्जी इस तरीके से निकलेगी बेटा। सर बाय 3 है। एक मिनट सभी, हाँ मैंने आंसर लाने के लिए ना, अच्छा आंसर लाने के लिए वो कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी है ना, सही तो रुक नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो बाय 3 करेंगे तो ऐसे ही रहने देंगे बस। 62/3 किलो जूल इज द करेक्ट आंसर। तो ये है, तो इतना टफ भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि एडवांस में ही पूछा जाएगा, जेईई मेंस में भी पूछ लेंगे तो कौन सी बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन मतलब आ भी सकता है, आता नहीं है वैसे ऐसे क्वेश्चन, है ना, इसलिए हमने करा भी, लेकिन बता दिया आपको, है ना। ये है क्वेश्चन कम ही आता है इस टाइप से। कॉपी कर लो तो बता देना भाई। बेटा इंटीग्रेशन में जिसे प्रॉब्लम हो तो इंटीग्रेशन सर से पूछ लेना, अपने दोस्तों से पूछ लेना थोड़ा, है ना, बाकी तो सब ऐसे ही है। हाँ बेटा। सर पावर वाला जो होता है रूल से, उससे कर सकते थे ऐसे? कौन सा पावर वाला? सर मतलब 4t + 10 का होल स्क्वायर ना, तो मतलब उसको पहले पावर नॉर्मल उसको लिख सकते थे 4t + 10 का ³/3 और फिर उसको डिफरेंशिएट करके अपॉन मल्टीप्लाई कर देते। नहीं पावर तो लिखी है ही है, आई पता है, आर पता है, कर तो दिया बस। नहीं सर, मैं जैसे कि 4t + 10 का होल ³/3 अपॉन 1/4। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, अरे वो तो बात बिल्कुल सही है। अबे तुम आईआईटी के बच्चे हो ना, जो नीट के और जेईई मेंस के बच्चे होते हैं, ये यूं कह रहा है। अब इंटीग्रेशन हमने पढ़ लिया, अपन इसे ऐसे करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। ये है
मैथ्स नहीं का सर, मतलब वो भी सही रहता है ना? हाँ वो मतलब बिल्कुल सही रहता। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट भी मैथ्स के जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये तो 2 आ जाएगा बाहर भाई, अपन तो मैथ्स भी पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिजिक्स में तो ऐसे ही बताते हैं गुरुजी। कैसे? ये 10 + 40 है ना स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 10 + 40 का होल क्यूब मैथ्स के बच्चों के लिए डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/4, क्योंकि t के गुणा में क्या 4 तो आ जाएगा। और कहां से कहां तक? 0 से 10, और ये 2 तो है ही बात। जब आप इसे रखोगे तो यही आंसर आएगा, समझे ना? ये है बात। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो मैथ्स के बच्चे, लेकिन जेईई मेंस फिजिक्स में ऐसे नहीं कराते गुरुजी, है ना? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो गुणा में होता है t के वो भाग में आ जाता है। और कर देंगे ऐसे, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इतनी मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे अपन यहाँ पे, है ना? आंसर सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर जो आंसर सेम नहीं आ रहा है, या तो इसमें गलती है या इसमें गलती है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सेम ही है ना। हाँ भाई, कॉपी कर लो इसे। सुनो, यहां लिखो पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। हाँ भाई, जैसे तुम्हारे घर पे, हाँ भाई मैं यश से ही पूछूंगा, यश से नहीं, ये जो ये क्या है, रिया या मेधवी या कीर्ति, बेटा आप बताओ, जब तुम अपने घर पे ट्यूबलाइट लाती हो, ट्यूबलाइट लाए हो ना, कोई पंखा ट्यूबलाइट, तो उसकी पावर रेटिंग के बारे में क्या जानते हो आप? यश बताओ बेटा। अरे पावर रेटिंग जब लाते हो ना बल्ब या ट्यूबलाइट, कितने कितने वाट की ट्यूबलाइट लगी हुई है तुम्हारे घर में, कमरे में जहां बैठे हो? पता है कुछ नहीं? निमित मैक्सिमम जो पावर मतलब इनपुट कर सकते हैं उसमें वो? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे घर में सब ट्यूबलाइट। वोल्टेज और करंट वगैरह लिखा होता है। हाँ ये बात सही है। तो आज तक तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अब जाकर के देखना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाओगे आप अपने घर पे, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, चाहे टीवी हो, चाहे आईपैड हो, चाहे मोबाइल हो, सबकी करंट और वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है। तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आप ये लेते हैं, हम 100 वाट का बल्ब लेते हैं। ये तो नाम सुना होगा आपने, 100 वाट का बल्ब नहीं सुना होगा, क्योंकि अब बल्ब आते ही नहीं, अब तो ट्यूबलाइट चल रही है। तो कितने वाट की सुनी होगी? लेकिन मैं 100 वाट का ही एग्जांपल लूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन आसान बनेगी। आपके घर में जो ट्यूबलाइट लगी होगी वो 18 वाट की लगी होगी, जो व्हाइट वाली है सब लगी हुई है 18 वाट की, है ना? 16 वाट की ये ट्यूबलाइट लगी होंगी। पहले तो 100 वाट का बल्ब आता था, तो मैं बल्ब का ही एग्जांपल लेता हूं। मान लिया ये हमारा बल्ब है, बल्ब ऐसे होता था और इसमें इस तरीके से फिलामेंट लगा होता था। क्लियर है क्या बात? कितने का बेटा? 100 वाट का बल्ब, 220 वोल्ट। नहीं आई बात समझ में? ये है पावर रेटिंग, दिस इज रेटिंग। कहने का मतलब क्या है इसका बताना? इसका मतलब है कि यदि आप इसे यहां पे 220 वोल्ट की स्विच में लगाओगे, तो इसमें से 100 वाट एनर्जी, 100 वाट पावर है इसकी। 100 वाट पावर का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह हिंदी में लिख रहा हूं, यदि इसे 220 वोल्ट पर लगाओगे तो 1 सेकंड में, तो इसकी पावर कितनी होगी? इसकी पावर 100 वाट है होगी। इसका मतलब क्या है? 100 वाट। 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड।
mean in 1 second, meaning in 1 second it will dissipate 100 जूल एनर्जी। आ गई बात समझ में? बताओ 100 वाट 220 वोल्ट, ये जरूर लिखा होगा। 220 वोल्ट पर लगाओगे तो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी यानी 100 वॉट पावर होगी इसकी। ये मतलब होता है बेटा इसका। यार ये आउट ऑफ फोकस होता रहता है। कर लो तेजी से। डन सर। वेरी गुड। देखो हाँ भाई ये बताओ, अगर जो मैं इसे, हमारे घर में 220 वोल्ट नहीं आ रहे, मान लिया 110 वोल्ट ही आ रहे हैं, 110 वोल्ट ही आ रहे हैं, और आपने इस बल्ब को लगा दिया तो फिर क्या होगा? ये तो 100 वाट जब ही फूकेगा, 100 वाट का बल्ब 100 जूल पर सेकंड इलेक्ट्रिसिटी फूकेगा यानी डिसिपेट करेगा जब 220 वोल्ट होंगे। मान लिया किसी दिन 220 वोल्ट से कम वोल्टेज सप्लाई आने लगी आपके घर पे, तब क्या होगा बताना भाई। अरे कम ग्लो करेगा, जितनी एनर्जी उतनी ज्यादा ग्लो करेगा, है ना? ये है। इसी प्रकार से यदि आपकी 18 वॉट की ट्यूबलाइट 220 वोल्ट वाली है ये, तो इसका मतलब ये है कि ये 220 वोल्ट पर यदि आप इस ट्यूबलाइट को लगाओगे तो ये 1 सेकंड में 18 जूल एनर्जी डिसिपेट करेगा। बताना जरा, ये वाला बल्ब अच्छा या ट्यूबलाइट अच्छी? बोलो सर ट्यूबलाइट। कैसे? सर क्योंकि एनर्जी का लॉस कम कर रही है। अच्छा ऐसी बात है क्या? अब मान लिया आपने अच्छा वेरी गुड मान लेते हैं अब हम ट्यूबलाइट और छोटी ले आए हम, मतलब 5 वॉट वाली जो CFL नहीं होती है, CFL 5 वॉट की भी आ रही है आजकल, 5 वॉट 220 वोल्ट और CFL है ये, है ना? ये तो ट्यूबलाइट है। बताओ इसमें से कौन सा अच्छा? जल्दी बताओ। अरे बताओ जल्दी, सुनो मेरी बात। चलो तुम कंफ्यूज हो गए, तुम क्लास में होते तो तुम्हें समझाता मैं। भाई अच्छी तो वो चीज है, ट्यूबलाइट और बल्ब लगाने का पर्पस क्या है? रोशनी, जिससे कि हमें उजाला मिले। जो हमें ज्यादा उजाला दे वो ज्यादा अच्छा, लेकिन ज्यादा उजाला देने के लिए हमें वॉट भी बढ़ाने पड़ेंगे तभी ज्यादा मिलेगा। और अगर जो हमने वॉट बढ़ा दिए तो हमारा बिजली का बिल भी तो आएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है, जैसे हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों आते थे, तो बल्ब 100 वाट का आता था और ट्यूबलाइट आती है इतनी, है ना? लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई, मतलब इंप्रूव हो गई टेक्नोलॉजी, तो साइंटिस्ट ने कम वाट पर भी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है वो बढ़ा दी। तो है तो ट्यूबलाइट ही अच्छी, तो जब भी तो बल्ब आउटडेटेड हो गए। बल्ब कौन लगाता है? कोई भी लगाता। 100 वाट तो फूंक रहा है और एनर्जी येलो कलर की देता है, तो इसलिए ट्यूबलाइट ही अच्छी है।
लेकिन यहां देखो ट्यूबलाइट के बाद भी CFL आ गई, ये 5 वाट की है, 220 वोल्ट की है, लेकिन इसकी रोशनी 5 वाट वाले की रोशनी मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम ही होती है। भाई 18 वॉट की और 5 वॉट की हम कंपेयर करें तो निश्चित रूप से 18 वॉट की ट्यूबलाइट ज्यादा रोशनी देगी 5 वॉट की CFL से, है ना। हाँ, अब मान लिया LED आ रही है, बेटा LED आ रही है, LED तो LED जो है 5 वॉट की LED है ना, ये LED इस तरीके से होती है LED, आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, है ना। 5 वॉट की जो LED होती है इसमें से जो एनर्जी निकलती है इसमें खूब ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। तो ये तो टेक्नोलॉजी का फर्क है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रही है इतनी शक्ति इतनी एनर्जी बल्ब खा जाता था और रोशनी कुछ नहीं देता था 20 साल पहले, और आज केवल 5 वॉट की LED इससे ज्यादा रोशनी दे देती है। समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो रहा है हमारा कंपैरेटिवली इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट की वजह से। लेकिन जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, सब जगह LED लगा दोगे तो इसमें भी फूक जाएगी एनर्जी, है ना। तो ये फर्क है, समझ में आई बात। 5 वाट और 220 वोल्ट पर वही एनर्जी मिल रही है जो 100 वाट और 220 वोल्ट पे कभी 20-25 साल पहले मिलती थी। अच्छी बात तो ये है, ये जो बल्ब होता था ना फ्यूज हो जाता था, पता है आपको, ये फ्यूज हो जाता था। और ये LED तो बहुत सालों चलती है, बहुत साल चलती है ना, बहुत ही कम फ्यूज होती है। इसमें जो ये फिलामेंट होता है ना, ये जो इसमें फिलामेंट होता था, इसे आप बल्ब को जरा सा यूं हिला दो तो ये फिलामेंट ब्रेक हो जाता था, तो करंट ही पास नहीं होगी, ये फ्यूज हो जाता था। अब ये LED है, LED लाइट को खूब हिलाओ आप, कुछ भी नहीं होने का इसका, और ये सालों साल चलती है ना। तो इसलिए ये LED अच्छी है। लेकिन हमारा पढ़ने का जो मोटिव है ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट में। पहले इसे कॉपी कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। समझ में आई भाई थोड़ी सी समझदारी। जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, है ना, अपनी जो एमटेक की थी हमने, हमारा तो फील्ड नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड की जो एमटेक थी वो LED और सेमीकंडक्टर, जो LED बनती है वो सेमीकंडक्टर से बनती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो वो क्या लगे रहते हैं टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने में, किस तरीके से कम पावर पे ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी मिले। तो जो एमटेक बीटेक करते हैं ना, बीटेक के बाद एमटेक के बाद PhD, वो इन सब चीजों पे रिसर्च करते हैं। समझ में आई बात। चलो, तुम भी करोगे जब IIT वाईटी में जाओगे, जिससे कि देश को और दुनिया को फायदा हो, इसलिए तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा, बता दिया एक बच्चे ने, सर LED बल्ब बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, LED बल्ब बहुत अच्छे होते हैं, वास्तव में LED बल्ब सबसे अच्छे होते हैं। पता नहीं इसके बाद भी कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। रिसर्च करते हैं इंजीनियरिंग में, यही सब पढ़ते हैं बेटा, ऐसा नहीं है पैसा कमाते लोग बाग। पैसा तो मिलता ही है इंजीनियरिंग में जाके, है ना, ये मेडिकल में जाके, साथ में देश और दुनिया के लिए भी अपन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये चलो कॉपी कर लेना तो बता देना। LED वैलिडी है सिलेबस में अपना, थोड़ा बहुत तो है सेमीकंडक्टर में, पढ़ाएंगे जब हम करेंगे। कर लो भाई कॉपी, कॉपी कर लेना तो बता देना। वेरी गुड। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। देखो, जैसे 100 वाट 220 वोल्ट का ही हम लेते हैं एग्जांपल, है ना, क्योंकि सभी किताबों में यही एग्जांपल दिए हुए होते हैं। बल्ब भी चल रहा है आज तक, है ना। LED वैलिडी पे अभी आए नहीं है क्वेश्चन, जो 20 25 30 साल से चले आ रहे हैं ना क्वेश्चन, वही चले आ रहे हैं, तो वही हम भी चला रहे हैं, है ना। कैसे, जैसे बल्ब है, ये बल्ब कितना बल्ब 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब है, सही है भाई। बल्ब ये है, ये हमने बना लिया, ये हमारा बल्ब है, ऐसे करके। सबसे पहला काम
क्या है, इसका रेजिस्टेंस निकालो आप। रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस इसका बताना। सर वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फॉर्मूले। P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। फाइंड रेजिस्टेंस, फिक्स होता है बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है फिक्स होता है इसका। वोल्टेज बदल सकती है, पावर बदल सकती है सेम बल्ब की, लेकिन रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है? रेजिस्टेंस इस फिलामेंट की शेप एंड साइज पे निर्भर करता है। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जैसे ये दे दिया अपॉन 100, बोलो ये लिख लो अभी। कोई भी यदि आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो उसका रेजिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले, उसकी पावर रेटिंग से। ये काम करना है अपने को जब भी हम आगे पढ़ेंगे। देखो 100 वॉट 220 वोल्ट का बल्ब है और उसे हमने लगा दिया बताओ 110 वोल्ट पे, तो क्या वो 100 वाट फूकेगा? बिल्कुल नहीं फूकने का। कोई बता सकता है कितने वाट फूकेगा? फाइनल 50 नहीं, गलत, गलत आंसर। यही तो बात है, कैलकुलेशन से निकालेंगे बेटा, फीलिंग से नहीं निकालेंगे कि वोल्टेज कम हो गया तो 100 का 50 हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है, इसकी रेटिंग से क्या निकालोगे आप? रेजिस्टेंस, वी स्क्वायर अपॉन आर। निकाला ना अभी, वो मैंने निकाल रखा है आपको, ये रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब इस रेजिस्टेंस को यानी कि बल्ब को ऐसे, इस बल्ब को, हाँ भाई चलो छोड़ो यार, रेजिस्टेंस ही बना लो। अब कितने से लगा दिया हमने? 110 वोल्ट से लगा दिया, बताओ तो इसमें जो पावर डिसिपेटेड होगी वो कितनी होगी? कौन सा फॉर्मूला लगाए बताओ P डैश के लिए? V पता है और हमें पता है R तो चाहे आप 220 पे लगाओ इसे या 110 पे लगाओ या मत लगाओ भाई, बल्ब का रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है, कुछ भी मत लगाओ। V स्क्वायर अपॉन R, तो V कितना लगाया? 110 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है? 22 into 22, कितना आ गया? करो कैलकुलेट। वोल्ट 25 वोल्ट है ना, तो जो P डैश होगा 10/2, 10/2 ऐसे कट जाएगा ना, 5 into 5,
तो जब आपके घर में लाइट डिम हो जाती है, डिम का मतलब वोल्टेज सप्लाई कम हो जाती है, तो पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी इंस्ट्रूमेंट की कम हो जाएगी, तो कम चमकेगा वो। कॉपी कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। सर हाँ बेटा, जैसे स्टेबलाइजर्स होते हैं वो कैसे मेंटेन करते हैं वोल्टेज? स्टेबलाइजर वो होते हैं, स्टेबलाइजर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसे भी हम पढ़ेंगे। स्टेबलाइजर स्टेबल, जो स्टेबल करे वोल्टेज को, सही है बात। जैसे मान लिया हमारे घर में 110 वोल्ट आ गया कभी कभी, है ना, तो उसमें ट्रांसफार्मर क्या होता है, इस वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, 110 को 220 बना देता है, ये उसका काम है स्टेबलाइजर का। इससे कुछ मतलब नहीं है वो। हाँ, स्टेबलाइजर का मतलब है वोल्टेज को स्टेबल करना। उसके अंदर एलिमेंट्स लगे होते हैं कि जैसे मान लिया कम वोल्टेज आती थी पहले कभी, आजकल तो खत्म है, आजकल तो पावर सप्लाई जबरदस्त आती है, हमारे मेरठ में भी फुल लाइट आती है। क्यों? वहां पे नंगल में तो बांध बना हुआ है, वो नंगल में तो 24 आवर लाइट ही रहती है नहीं। और पहले जो था लाइट कम आ जाती थी, जैसे 220 के लिए बना हुआ है बल्ब, और आ गए अब मान लिया 180, तो जो घरों में स्टेबलाइजर लगवा लेते थे बड़े बड़े, उसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो हम पढ़ेंगे इसमें। तो वो क्या करता था, 180 वोल्ट को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये बात है। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट सही चलते थे, ये समझे? सही है सर। यस सर। ये मतलब था उसका। समझ में आई बात? अब देखो क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल पहले तो मैं ये लिख देता हूं, दो बल्ब है, वी हैव टू बल्ब्स, वी हैव टू बल्ब्स। कौन कौन से बल्ब? एक तो 100 वॉट 220 वोल्ट का है ना, और बल्ब को हमने सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, बल्ब B1। एक दूसरा बल्ब है B2, और यह है 50 वॉट और 220 वोल्ट का है, ये रहा, है ना। अब पहले मतलब कॉन्सेप्ट है ये, विच विल, ऐसे लिखता हूं, विच विल बी मोर ब्राइटर, which will be more brighter if they are connected to 220 volt power supply first in parallel, second in series। क्वेश्चन लिख लो या एग्जांपल लिख लो, कैसे भी कॉन्सेप्ट। दो बल्ब है हमारे पास, अब हमने क्या किया, दोनों बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट किया 220 से, और सीरीज में कनेक्ट किया, तो कौन सा ज्यादा चमकेगा ये बताना है अपने को। बोलो भाई।
है भाई? सर पैरेलल के केस में फर्स्ट वाला। अच्छा, और सीरीज के केस में? सीरीज के केस में क्या होगा? देखो, जैसे ये बल्ब है, बल्ब V1, हाँ भाई, तो इसका रेजिस्टेंस R1 निकाल लेंगे ना V²/R से। तो ये क्या है? 100 वोल्ट, 220 वोल्ट। तो बेटा R1 कितना आएगा बताओ? R1 आएगा 220 इंटू 220 अपॉन P। P कितना है? 100। तो हाँ भाई, R1 22 इंटू 22। चलो, व्हाट अबाउट R2? यह है बल्ब V2, 50 वॉट, 220 वोल्ट। हाँ भाई साहब, R2 कितना आएगा भाई? जो R2 होगा वो V²/P2। ये तो P1 था, तो V तो 220 इंटू 220 अपॉन P2 कितना है? 50। तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा बताओ? इंटू 5 चौक 20 इंटू 44, ऐसे हो जाएगा। 5 चौक 20, 5 चौक। हाँ भाई, R1 इज लेस देन R2, यानी कि जिसकी पावर ज्यादा होगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उसका कम होगा। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट निकल गया। कैसे भाई? R जो होता है V²/R है, V²/P। तो यदि वोल्टेज दोनों के सेम है, अधिकतर जो इंस्ट्रूमेंट है वो 220 वोल्ट के लिए ही बने होते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। ये बात है, समझे भाई? कंक्लूजन है ये भाई, जिसकी पावर ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। करो कॉपी। अब हम इन बल्ब को लगाएंगे सीरीज पैरेलल में। देखो, पहला केस क्या है? इन पैरेलल। जब आप इन पैरेलल को 220 वोल्ट को 220 वोल्ट पे दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा दोगे, ये रहा, दोनों बल्ब को पैरेलल में लगा दो, बल्ब V1, बल्ब V2। हाँ भाई, ये बताओ इस केस में इससे जो पावर होगी और इस केस में इसकी जो पावर होगी, कोई बच्चा बता सकता है कितनी पावर डिसिपेट होगी? बता सकता है कोई बिना कैलकुलेशन के? सर फर्स्ट में 100 और सेकंड में 50। वेरी गुड। क्यों? अरे 220 के लिए तो बनाई है वो, और 220 पे जब आप लगा दोगे तो बल्ब V1 की रेटिंग क्या थी? 100 वोल्ट, 220 वोल्ट, पूरे के पूरे मिल गए। आप चाहे कैलकुलेट कर लो तब भी उतना ही आएगा। और इसे कितने मिल गए? ये था 50 वोल्ट, 220 वोल्ट, इसे भी पूरे कितने मिल गए? 220। तो इसकी जो पावर आएगी वो 50 वोल्ट और इसकी जो आएगी 100 वोल्ट। तो ब्लर आ रही है सर वीडियो है? 100 वोल्ट ही आई। ब्लर आ रहा है सर स्क्रीन। अच्छा अच्छा, नहीं स्क्रीन तो साफ चल रही है यार, देखना बेटा। बाकी बच्चे होगा सर, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है ना। वेरी गुड। जो ये P1 है तो ये तो P1 100 वॉट ही रहेगी, तो विच विल बी मोर ब्राइटर? तो B1 विल बी मोर ब्राइटर। वेरी गुड।
ये तो है ही सही। नहीं, आप एक 18 वाट की ट्यूबलाइट लाओ और एक 40 वाट की भी आती है 500 रुपए की, है ना। हमने यहाँ पे 500 की लगा रखी है और 40 वाट की, जिससे ज्यादा रोशनी रहती है ना। हो सकता है आपको अंधेरा दिख रहा हो, लेकिन यह ट्यूबलाइट काफी लगी हुई है। तो जिसको आप पैरेलल में लगाओगे तो जिसकी शक्ति ज्यादा होगी यानी पावर ज्यादा होगी वो ही ज्यादा ग्लो करेगी, मोर ग्लो, है ना। ग्लो कौन सी करेगी? जिसकी पावर ज्यादा होगी। कब? जब उन्हें पैरेलल में लगाएंगे। समझ में आई बात? अब देखते हैं इन सीरीज का। कॉपी करो इसे, जब कॉपी कर लो तो बता देना। सडन। वेरी गुड। अब देखो यहां पे सीरीज में जब आप बल्ब B1 को लगाओगे और B2 को ऐसे लगाओगे, बताओ, और फिर आपने इसे 220 वोल्ट से लगा दिया, बोलो अब बताओ कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? बताओ। अब की बार इन पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इन सीरीज में करंट सेम होगी, बोलो करंट सेम होगी। तो ये देखो, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लो R1 और इसका रेजिस्टेंस मान लो R2। तो इसमें जो पावर होगी डिसिपेटेड उसे मैं लिखूंगा बेटा I² इंटू R1 कंपेयर करने के लिए, और इसमें पावर जो लिखूंगा मैं उसमें लिखूंगा I² इंटू R2। तो इसका मतलब जब आप सीरीज में लगाओगे तो करंट सेम होगी, तो फॉर्मूला पावर का होगा I² इंटू R। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, उसकी पावर ज्यादा होगी। हाँ भाई, रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा है बता सकते हो आप? किसका ज्यादा है रेजिस्टेंस? B2 का। इसकी ये है 50 वॉट का, 220 वोल्ट पे ऐसे ही लिखते हैं। ये है 100 वॉट का, 220 वोल्ट का। मैंने बताया था ना उधर, इधर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसकी पावर कम होगी। इसका मतलब 50 वॉट के बल्ब को लाओगे और 100 वॉट के बल्ब को लाओगे और दोनों को सीरीज में जोड़ करके अपने घर में लगाओगे तो चमकेगा कौन सा ज्यादा? सस्ता वाला 50 वॉट का चमकेगा। मैथमेटिकली भी आ रहा है और चमकता भी है प्रैक्टिकली। सही है? तो ऐसे लिख देंगे, since R2 is greater than R1। क्यों है R2 is greater than R1? Since P2 is less than P1। इसलिए जो पावर है, जो ओरिजिनल पावर है, इसे P1 डैश और इसे P2 डैश लिख लेना बेटा। P2 डैश, P1 डैश, P2 डैश। तो क्योंकि P2 is less than P1 थी ना, ये तो 50 हो गई और ये 100 हो गई, ये 50 हो गई। तो क्या करेंगे हम? इसलिए P2 डैश is greater than P1 डैश, which will be more brighter? B2 bulb B2 will be more brighter। ज्यादा चमकेगा। कर लो तेजी से।
जब कॉपी कर लो तो बता देना बेटा। डन सर। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे शीट वगैरह में दिए हुए हैं, आप इसे कर लेना। तो आप दिमाग में बैठा लेना, यदि पैरेलल में लगाते हो तो ज्यादा वॉट का बल्ब ज्यादा चमकता है, और अगर जो आप सीरीज में लगाते हो तो कम वॉट का बल्ब ज्यादा चमकता है। समझे? तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकली होना चाहिए पर्सन को, है ना, नहीं तो बेवकूफ बना देते हैं। नहीं, कुछ जो आते हैं ना टेक्नीशियन, जो आते हैं मिस्त्री, ऐसी करतब दिखाते रहते हैं कि देखो ये कम वाट का है, ज्यादा तेज से चमकेगा। अगर जो आप ऐसे लगाओगे वो तो चमकेगा ही। सुनो मेरी बात, अब हम थोड़ा सा आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं और ये देखते हैं शेल। शेल मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा सा इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ पावर भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था ये शेल होता है, ये ईएमएफ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज ई? ई इज द ईएमएफ, व्हाट इज आर? इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? ये तो शेल है, इस तरीके से होता है ना शेल, ये रहा। अब हमने क्या किया, इस पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे क्या लगा दिया? लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जैसे एलईडी लगा दी बल्ब से तो करंट फ्लो होगी, तो लोड रेजिस्टेंस को मैं आर ही मान लेता हूं, इसे लोड मान लेता हूं ऐसे। तो बता सकते हैं करंट? हाँ भाई, करंट बताना बच्चों, कितनी आएगी इसमें, जल्दी बताओ तेजी से। E by small r plus capital R। वेरी गुड। अरे इसमें अब क्या रह गया, अब तो खत्म हो गया ये चैप्टर यार। E अपॉन R प्लस कैपिटल R। तो जब इसमें से करंट फ्लो होगी एलईडी में से या लोड में से, तो इसमें से पावर डिसिपेटेड होगी नहीं होगी? तो बेटा पावर डिसिपेटेड बाय लोड रेजिस्टेंस, बाय लोड रेजिस्टेंस। बता सकते हो? कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा? पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर का, और आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। पावर को ध्यान से देखो, आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आ गई पावर। तो यहाँ पे V by R नहीं लगा सकते थे? बेटा V मालूम करना पड़ेगा ना अपने को, यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो वो डिफरेंट आता, E के बराबर नहीं आता। फिर वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब V स्क्वायर अपॉन R लगाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले करंट निकाल लिया और I स्क्वायर R लगा दिया। कोई दिक्कत तो है नहीं, सही है क्या बात, है ना? अब बोर्ड पे देखो, इधर देखो, तो ये देखो, ये जो पावर है, पावर जो डिसिपेटेड है वो किस पे निर्भर करती है? ये जो पावर है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे निर्भर करती है। मान लिया शेल है, शेल तो फिक्स है। जैसे आप घर में एक बैटरी लेके आए, तो भाई बैटरी तो लेके आ गए, अब बैटरी से क्या लगाते हो आप? क्या एलईडी लगाते हो? क्या ट्यूबलाइट लगाते हो? क्या पंखा चलाते हो? है ना?
जब बल्ब जलाते हो तो ये लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल कर सकता है, ये बैटरी का ई और आर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो पावर डिसिपेटेड है वो ई और आर तो कांस्टेंट रहेगा, वो लोड रेजिस्टेंस आर का फंक्शन है। बताओ जरा, बोलो। यानी कि मैं इसे x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो आप स्टूडेंट्स को थोड़ा अच्छा लगेगा कि पावर इज ए फंक्शन ऑफ x। बोलो, तो पावर इज ए वेरिएबल, वेरिएबल पावर। क्या कोई बच्चा इसका ग्राफ बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। मैथ्स में सिखाएंगे, तो तभी तो बनाएंगे। बनेगा ना? हाँ बनेगा, हाँ ठीक बात है, ऊपर की बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही बनेगा। लेकिन हम ग्राफ भी बनाएंगे और इसे समझने की कोशिश भी करेंगे। तो पावर इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल आर, है ना, लोड रेजिस्टेंस का फंक्शन है, लोड रेजिस्टेंस का फंक्शन है ना। तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसे साफ कर देता हूं। तो मेरे को ऐसा रेजिस्टेंस बताओ, फाइंड आर for which the power dissipated through R is maximum। इंपोर्टेंट है ये, इसे ही बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ऐसा लोड रेजिस्टेंस बताना है कि ये बैटरी इस लोड रेजिस्टेंस को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। बताओ भाई कैसे निकालेंगे बच्चों? अरे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके। हाँ, डिफरेंशिएट करके। नीट के जो बच्चे हैं वो इसके डेरिवेशन पर थोड़ा कम ध्यान देंगे, रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे। जो आईटी के बच्चे हैं वो इसके डेरिवेशन पे भी ध्यान देंगे। देखो ध्यान से, यदि मेरे पास कोई फंक्शन है, ई तो कांस्टेंट हो गया, और ये फंक्शन लिख लेता हूं मैं r और r प्लस r की पावर -2। तो बेटा इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो एज इट इज, इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर देंगे। करो कोशिश अपने आप से, थोड़ा तुम करो फिर मैं करूंगा। डिफरेंशिएट करो। जेई मेंस और नीट के बच्चों को भी ये करना तो है ही, लेकिन उन्हें रिजल्ट पे ध्यान देना है इसके, है ना। कैसे करेंगे भाई? r एज इट इज nx की पावर n-1 ये आ जाएगा पहला, फिर प्लस r इंटू 1। यहां का दिख रहा है क्या? देखना, देखो दिख तो रहा है। वेरी गुड। हाँ भाई, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, तो -2r अपॉन r प्लस r की पावर 3 प्लस 1 अपॉन r की पावर 2। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर p max क्या करूं मैं? p डैश r को 0 के बराबर रख दूं। जीरो के बराबर, जब मैं 0 के बराबर रखूंगा तो -2r अपॉन r प्लस r की पावर 3 प्लस ये रहा। थोड़ा सा इसे इधर उधर ले जाएंगे। 0 बराबर -2r अपॉन r प्लस r की पावर 3 इधर ले जाएंगे। ये ऐसे कर ले, एलसीएम ले ले, r प्लस r की पावर 3 -2r प्लस r प्लस r, 0 इज इक्वल टू -2r प्लस r प्लस r। देखो कितना सुंदर रिजल्ट आया। बोलो
रिजल्ट पे ध्यान देना है सभी बच्चों को। भाई मान लिया डिफरेंशिएशन आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट कि जो लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। रिजल्ट पे ध्यान देंगे सब। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी फॉर पी मैक्सिमम। बताओ जरा, मैक्सिमम पावर के लिए। मैक्सिमम पावर कब डिलीवर करेगा कोई बैटरी? जब ये रेजिस्टेंस जो होगा, लोड रेजिस्टेंस आर के बराबर होगा। ये आर जो होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ध्यान रखना इस बात का। कर दो बेटा कॉपी तेजी से। मैक्सिमम पावर के लिए लोड का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए बैटरी के, तब जो है मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है बालको, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है अपने को। सर हाँ वेरी गुड, सही है बात भाई। तो ऐसा है, तो लोड रेजिस्टेंस यदि बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है तो पावर जो होगी मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। देखो सुन लो मेरी बात ध्यान से फिर से, कि अगर जो ऐसा है और इसमें करंट कितनी होगी, E अपॉन आर प्लस आर, पावर कितनी होगी I स्क्वायर इंटू आर। I स्क्वायर का मतलब E अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, यानी जो पावर है, थोड़ा गंदा लिख दिया मैंने, आर प्लस आर, हाँ भाई, का होल स्क्वायर। किस पे निर्भर करती है पावर? रेजिस्टेंस आर पर। ये बताओ जब आर जीरो होगा तो यानी कि लोड रेजिस्टेंस यदि मैं जीरो कर दूं तो आउटपुट पावर क्या होगी बता सकते हो आप? सर जीरो। वेरी गुड। अच्छा मैं आर बराबर इनफाइनाइट कर दूं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत बड़ा रेजिस्टेंस।
बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का मतलब ओपन सर्किट, वैसे तो तब पावर कितनी होगी बता सकता है बच्चा कोई? कैपिटल आर। पावर पावर तब भी जीरो हो जाएगी ना। तब भी जीरो हो जाएगी। अबे इनफाइनाइट, मैथ्स वाले बच्चे तो जान सकते हैं, आर की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी और उसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसमें नहीं जाएंगे हम। आर इनफाइनाइट का मतलब है, मैं यहां बना देता हूं, आर इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ओपन सर्किट आर इनफाइनाइट, तो करंट कितनी हो जाएगी? जीरो। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पावर कितनी हो जाएगी इसमें भी? जीरो। तो रेजिस्टेंस, यदि आप P4 पावर और R4 रेजिस्टेंस के बीच में, यानी कि ये है ना हमारा ग्राफ, इसके बीच में ग्राफ बनाओगे, है ना, R वर्सेस P का, P वर्सेस R का ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ ये मैथमेटिकली इस तरीके से आता है। बाकी बच्चे आप इसे याद कर सकते हो, जिसे समझ में नहीं आता है, मैथ्स के बच्चे तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, क्योंकि R इक्वल टू जीरो पर पावर कितनी हो गई? डिसिपेटेड, जीरो। और R इक्वल टू इंफिनिटी पर भी पावर कितनी हो जाएगी? जीरो। तो मैक्सिमम पावर कहां पर डिसिपेटेड होगी भैया? अरे जब R बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। कब? जब आप इसमें रेजिस्टेंस R ही लगा दोगे, तब इसके अंदर जो पावर होगी P मैक्स होगा। बताओ जरा। तो बेटा P मैक्स की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? बताना जरा। कैसे निकालोगे P मैक्स की वैल्यू? R इक्वल टू R पर मैक्सिमम पावर है, तो इसके अंदर हम R की जगह क्या रख दे? कैपिटल R की जगह स्मॉल r, तो P मैक्स निकल जाएगा। निकालो मैक्सिमम पावर कितनी आती है, कॉपी करो और मैक्सिमम पावर निकालो। फिर ई स्क्वायर बाय 4r। वेरी गुड। ये तो मेरे ख्याल से तुमने 10th 12th में भी पढ़ा होगा। अरे पहले पढ़ रखा है? नहीं, चलो नहीं पढ़ा, ठीक है। ने पढ़ा था, वैसे पावर पढ़ा था। हाँ चलो ठीक है। तो P मैक्स, इसके अंदर R की जगह क्या रख दें? एट R इज इक्वल टू स्मॉल r रख देंगे, तो P मैक्स आ जाएगी E स्क्वायर, और ऊपर आएगा स्मॉल r, नीचे आएगा R प्लस R का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा E स्क्वायर इंटू R अपॉन 4R स्क्वायर, E स्क्वायर अपॉन 4R। दिस इज मैक्सिमम पावर। तो बेटा पावर मैक्सिमम E स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल r, ध्यान रखने वाली बात है ये, समझे? कॉपी करो तेजी से। एक दो पॉइंट छोटे छोटे से बता देता हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कॉपी कर लो तो बता देना, बाकी कल डिस्कस करेंगे, लेकिन सुन के जाना बेटा पूरा, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में आएगा ना तो डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट जो अपन बताने जा रहे हैं, है ना। कल को कराएंगे वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो इस ग्राफ को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कि पावर और रेजिस्टेंस में यदि हम ग्राफ खींचें तो यहां तो मैक्सिमम पावर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा मैक्सिमम पावर इतना। हमें ये पता लग रहा है कि जो पावर की वैल्यू है, एक वैल्यू ये रहा, मान लीजिए पावर है ये, तो रेजिस्टेंस की दो वैल्यू के लिए एक ही पावर आएगी, है ना। इसका मतलब क्या है? इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ, इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ that for same power can be obtained by two values of resistance, two
टू different values of resistance R1 and R2. Find relation between R1, R2 and small r. ये होमवर्क है तुम्हारा, मैं बता देता हूं, फिर भी जो रिलेशन आएगा वो R1 इंटू R2 इक्वल टू R स्क्वायर है, ये समझे? तो आपको घर से करके लाना है, कोशिश करनी है बच्चों। ये आईआईटी के बच्चे इसे करके लाएंगे, नीट और जेईई मेंस के बच्चे इसे याद रखेंगे कि R1 R2 की वैल्यू के लिए, दो डिफरेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए पावर एक ही होगी, और वो किससे रिलेटेड होंगे? R1 R2 बराबर R स्क्वायर। आपको इसे प्रूफ करना है, कल को मैं कराऊंगा, यदि नहीं जिससे हो जाएगा वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना? 7665186 कोशिश करना कि आप कर दो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस के लिए। R1 R2 बराबर R स्क्वायर, दो वैल्यूज हैं R1 R2 की जिसके लिए पावर सेम है, पावर मैक्सिमम का तो केस खत्म। R1 R2 की दो वैल्यूज के लिए पावर सेम होगा, रिलेशन ये होता है, आपको प्रूफ करना है, मैंने रिलेशन भी बता दिया। सही है भाई, आज के लिए इतना